10 में आराम का दिन है और यकीनन एंडिंग डेज जो है PSL 10 के वो करीब आ रहे हैं। पॉइंट्स टेबल लेकिन अभी तक ओपन है। सिचुएशन जो है वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी टीम के चांसेस जो है वो बन सकते हैं। मुल्तान के लिए सूरत हाल काफ़ी हद तक अब क्लियर हो चुकी है। एक तरह से PSL 10 उनके लिए ड्रॉ ना ख्वाब साबित हुआ है और 8 शिकस्त जो है उन्होंने इस सीज़न में देखी है। कल भी मैच हुआ, मेज़बान था मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी के साथ ये मैच था जो कि बुरी तरह से मुल्तान सुल्तान्स अपने तीनों शोबों में परफॉर्म किया और उसके बाद ये मैच हारा। पेशावर ज़ल्मी जो है वो जीती है ये मैच। अलबत्ता बाबर आजम जो है परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन साइम अयूब जिनके बारे में हम कल डिस्कस भी कर रहे थे कि क्या उनके जो फिटनेस मसाइल थे उसके बाद अब PSL में खेलना उनके लिए ये डिसीजन बेहतर था। उनकी फिटनेस की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा क्योंकि मुश्ताक अहमद की जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी। लेकिन कल उन्होंने 49 रन्स बनाए और अपनी टीम को उन्होंने जितवाया भी। इसके साथ साथ जो रिजवान की जानिब से गुफ्तगू भी की गई, हार की वजूहात के हवाले से बताया गया, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और कल जो मैच होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो इन चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ सलीम खालिद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को वेलकम कहूँगी, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। सलीम साहब आपसे आगाज़ करूँगी, कहिएगा मुल्तान सुल्तान्स हार गई और इससे पहले बल्कि स्टार्टिंग से ही हमने उन्हें स्ट्रगल करते हुए देखा, लेकिन जैसा कि रिजवान हमारी कौमी टीम के भी कप्तान हैं और उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स की टीम के कप्तान हैं और उस टीम के साथ जो हाल हुआ है वो हम देख रहे हैं। कप्तानी में गलतियां रही मुल्तान सुल्तान्स के साथ। बिल्कुल आपने सही कहा, रिजवान नेशनल वनडे टीम के कैप्टन है और यहाँ भी उन्होंने कैप्टनसी संभाली। पहले जीतते चले आ रहे थे लेकिन इस साल उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रही। अगर आप इंडिविजुअल देखें, स्टैट्स देखें तो रिजवान आपको सबसे आगे नजर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी टीम जो है सबसे पीछे नजर आ रही है। सिलेक्शन में भी गलतियां जो हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सिलेक्शन इनकी ठीक नहीं थी। फिर ऑफ द फील्ड जो इनके इश्यूज थे वो भी इफेक्ट हुए इनकी टीम के ऊपर। फिर एक कॉम्बिनेशन इनका नहीं बन सका, स्पिनर इनके पास कोई अच्छा नहीं था। सारी चीजें मिलकर फिर इस तरह हुई और कल तो इतनी बेदिली से खेल रहे थे ये समझ ही नहीं आ रहा था। दो दोस्तों की टीमों का मैच था कल, रिजवान और बाबर, और हम समझ रहे थे टक्कर का मुकाबला होगा, लेकिन लग ऐसे रहा था कि मुल्तान चूंकि इवेंट से बाहर हो चुके हैं प्ले ऑफ की दौड़ से, तो उन्होंने सोचा कि यार चलो अब क्या है, बस ऐसे ही बेदिली से बस अब एक मैचेस अपने पूरे कर रहे हैं। उन्होंने जैसे होलसेल चेंजेस की, कल अपने मेन कई प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट कराया, खिलाया ही नहीं उस मैच में। फिर जिस तरह बैटिंग की वक्फे वक्फे से विकेटें गिरती जा रही थी, फिर जिस तरह कैचेस ड्रॉप किए, साइन को भी हमें चांस दिया जिसकी वजह से वो एक बेहतर इनिंग खेलने में कामयाब रहे। रन आउट के मौके ज़ाया किए। एक होता है कोई टीम अगर मुसलसल हारी हो ना तो फिर आखिर के जो मैचेस होते हैं अपनी बहाली वकार के लिए खेलती है वो कि यार अब चलो 2-3 मैच है, अब तो बाहर हो चुके हैं, कुछ दाव पे है ही नहीं हमारा, अब हमें इन 2-3 मैचों में अपना ऐसा परफॉर्म करना है कि लोगों को बता सकें कि नहीं हम लोग भी अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन मुल्तान पता नहीं कल किस सोच के साथ मैदान में उतरे, क्या उनके जहन में था कि बिल्कुल एक तो स्क्वाड उन्होंने प्लेइंग 11 जो बेस्ट पॉसिबल थी वो सेलेक्ट नहीं की, मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया, बॉलिंग में ना जान लड़ाई, बैटिंग बेदिली से की, तो उसके बाद तो जाहिर है यही होना था कि हारना ही था। फायदा हुआ इसका ज़ल्मी को, और अब ज़ल्मी की टीम का जो लाहौर कलंदर से मैच है आप समझे एक तरह से क्वार्टर फाइनल की तरह हो गया है वो। अगर ज़ल्मी की टीम जीती तो वो पहुंच जाएगी आगे, लाहौर कलंदर की टीम जीती तो वो पहुंच जाएगी। तो बड़े इस चीज़ों का एक फायदा हो रहा है कि हम पहले ये प्रिडिक्टेबल लग रहा था कि जी एक तो बाहर हो गए मुल्तान, दूसरी टीम ज़ल्मी की बाहर हो जाएगी, लेकिन ज़ल्मी की टीम ने अच्छा कमबैक किया है और अब एक आखिर तक इंटरेस्ट डेवलप रह रहा है प्ले ऑफ से पहले। बिल्कुल, अभी तक पॉइंट्स टेबल ओपन है और यही देख रहे हैं कि अब इन दोनों का जब मैच होगा तो कौन सी टीम आगे जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ यूसुफ, अगर हमने बात की मुल्तान सुल्तान्स की, जहां पर कप्तानी के हवाले से हमने वो खामियां देखी, मेन प्लेयर्स को आपने रेस्ट दिया, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी? फिर ये कहा जाना कि मोहम्मद अली भी टीम में शामिल नहीं थे, तो मोहम्मद अली किसी एक प्लेयर के ऊपर टीम का यकीनन इन्हिसार नहीं होता, बाकी प्लेयर्स ने भी अपना परफॉर्म करना होता है। तो जो बाकी प्लेयर्स थे उनको उस तरह से यूटिलाइज क्यों नहीं किया गया? देखिए इफ्जा, मुल्तान सुल्तान की टीम PSL के जितने सीज़न में सबसे ज़्यादा फाइनल खेलने का इजाज़त रखती है और इस किस्म की जो उनकी परफॉर्मेंस थी ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह ये नीचे आ गिरेंगे। और मुल्तान सुल्तान की टीम ने इस बार भी रिकॉर्ड कायम किए हैं, सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ उनकी टीम में की गई पूरे PSL 10 सीज़न में और
4 बार वो 100 के करीब आउट हो चुके हैं, ये भी रिकॉर्ड है। और 4 बार वो ऐसी टीम है जो 20 ओवर के अंदर आउट हुई है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनका जो कम्बिनेशन है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। जो उन्होंने मूवमेंट चलाई उसके खिलाफ गई। तो मजमूई तौर पर एक कह सकते हैं कि एक से एक मैच में उनको कामयाबी मिली, उसके बाद बिल्कुल वो डिस्टर्ब नज़र आए हर मैच के दौरान। खामियाँ यकीनी तौर पर उनकी कप्तानी में भी होंगी। कुछ फैसले ऐसे उन्होंने किए यकीनी तौर पर खिलाड़ियों को पिक करने में जो उनके लिए अच्छे साबित नहीं हुए, और बतौर बैटर वो कामयाब रहे, लेकिन बतौर टीम लीडर वो टीम को उस तरह गाइड नहीं कर पाए जिस तरह उनको करना चाहिए था, जिस तरह वो माजी में करते रहे थे। कुछ इश्यूज उनके इंडिविजुअल गेम रिजवान जो है वो इस पीएसएल में एटलीस्ट अच्छी खेल गए, उनके रन्स हर मैच में बनते रहे, लेकिन उनके रन्स का टीम को उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है कि रिजवान जो कप्तानी में भी नाकाम नज़र आए, और कुछ इश्यूज़ उनके यकीनी तौर पर अपने टीम के ऑनर के साथ भी रहे, तो उनके जो बयानात थे उससे भी टीम का मोराल ज़्यादा डाउन हुआ। और हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे अपने टीम के मामलात में, ऐसा कि यकीनी तौर पर बाकी जो टीमों के साथ हमने नहीं देखा। जिस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस तरह हर फैसले में वो शामिल रहे, तो यकीनी तौर पर वो भी रिजवान के साथ वो कसूरवार है कि उनकी जो मुल्तान के फैंस थे उनको वो खुशियाँ नहीं दे पाए जो उनसे तवक्को की जा रही थी। मजमूई तौर पर बहुत बुरा ये सीज़न उनके लिए मुल्तान सुल्तान के लिए रहा, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जाते जाते पेशावर ज़ल्मी को एक लाइफ लाइन दे दी है। जैसा कि सलीम साहब ने भी जिक्र किया कि अगर लाहौर कंदर को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो प्ले जो मरला होगा उसके लिए भी यकीनी तौर पर वो क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये गेम है और उसमें जब तक मैच हो नहीं जाता उस वक्त आप कोई चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की जा कर सकते। हम कम्बिनेशन पर बात कर लेते हैं कि कम्बिनेशन उनका यकीनी तौर पर बेहतर पेशावर ज़ल्मी का रहा, और पेशावर ज़ल्मी ने कल जिस तरह यकीनी तौर पर उनका साइम अयूब का मुकम्मल फॉर्म में आना उनके लिए इस मरहला पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह उनकी कम्बिनेशन बनाया हुआ है। सलीम साहब, पेशावर को भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कमबैक किया। जिस तरह से आगाज़ उनका अच्छा नहीं था, और अगर हम कोयटा की भी अगर बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी देखकर स्टार्ट में लग रहा था कि ये टीम इस तरह आगे नहीं जाएगी, लेकिन अगर आप पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर नंबर 1 पे है, और इसी तरह पेशावर ने भी कमबैक किया, और जिन टीम्स के बारे में नहीं सोचा जा रहा था वो आगे आई हैं, और ऐसी टीम्स जिनके बारे में आप सोच रहे थे कि ये नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखेंगी, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनकी जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं रही। इस वक्त इस्लामाबाद 2nd नंबर पर आ गई है। आप मुझसे सवाल किया ना आपने? बिल्कुल जी बिल्कुल। इस्लामाबाद की टीम मुझे लग रहा है कि सहल पसंदी का थोड़ा शिकार हो गई थी। 5 में से सारे मैच जीत लिए, उसके बाद उनको लग रहा था कि बस अब हमारी है सारा कुछ, हम जीत जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट जब आप होते हैं गलतियां करते हैं। डाटा अगर उनकी कुव्वत है तो डाटा उनकी खामी भी है। हर मैच में उन्होंने भी बहुत ज्यादा चेंजेस की, तो बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने रेस्ट कराया। फिर शादाब इंजर्ड हुए, बॉलिंग में एक मैच में नहीं आए। सलमान अली आगा ने कैप्टनसी संभाली, वहां वो हारे। फिर अगला मैच शादाब नहीं खेले, तो काफी कुछ वो जो उनकी लिए चीजें थी जो अच्छी चल रही थी वो खराब होना शुरू हुई। अब 3 मैचेस मुसलसल वो हार चुके हैं। देखिए क्रिकेट यही है, T20 क्रिकेट यही है। T20 में भी ऐसा ही होता है कि कुछ भी कभी भी कोई भी टीम उठकर सामने आती है। जैसे आपने जिक्र किया कोयटा ग्लैडिएटर का, तो कोयटा ने देखें कि तो जबरदस्त कमबैक किया। एक मौके पे लग रहा था कि जो गुज़िश्ता कुछ सीजन गुजरे हैं कोयटा के जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके और बाहर हुए हैं, शायद इस बार भी ऐसा हो। लेकिन कोयटा ने बड़ा जबरदस्त लाहौर में जब से मैच स्टार्ट हुए तो कोयटा की जो परफॉर्मेंस है ना उसमें काफी चेंजेस आ गए। लाहौर आ गया उनको, और लाहौर तो उनका होम ग्राउंड भी है ना। उन्होंने कराची को छोड़ के इस दफा लाहौर को होम ग्राउंड बनाया अपना, और लाहौर आते ही बाकी उनको लाहौर का पानी रास आ गया, और अभी तक जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस जारी है। होपफुली आगे भी अच्छा हो। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को भी हमें दाद देनी चाहिए कि बाबर का हमने देखा फील्ड में जो प्लेयर्स के साथ रवैया होता है बहुत अच्छा होता है। बहुत दोस्ताना तरीके से वो बात कर रहे होते हैं, और हर किसी को उन्होंने कंफर्टेबल रखा हुआ है। जो यंग प्लेयर हैं वो भी बाबर से बड़ी खुल के बातें वो करते हैं, और जिस तरह से बाबर को रिव्यू लेने का बोलो, कुछ और बोलो, तो बाबर हमेशा बात भी मानते हैं उनकी। तो उनकी टीम का एक माहौल अच्छा है। जावेद आफरीदी उनकी टीम ओनर है, उन्होंने भी बाबर को भी फ्री हैंड दिया हुआ है, खुद भी प्लेयर्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं। तो एक अच्छा उनकी टीम का माहौल था, और आखिर वक्त तक इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और फाइट करते रहे, जिसकी वजह से उनकी टीम भी अब आगे आ गई। और प्ले ऑफ में एक जब वक्त लग रहा था कि शायद फारिग हो जाएगी, बाहर हो जाएगी पहले मरहले से ही, लेकिन अब देखें आपकी वो लग रहा है कि वो प्ले ऑफ में पहुंचने वाली है।
तो बिल्कुल जबरदस्त कमबैक है। सलीम साहब, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि सलमान अली आगा ने भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक मैच में कैप्टेंसी जो है वो संभाली, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहे। हमारे नेशनल T20 टीम के कप्तान हैं, और अगर PSL में उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए कि कितने मैचेस में उन्हें खिलाया गया है, तो इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक आपकी नेशनल टीम का कप्तान PSL में ना उस तरह से परफॉर्म कर पा रहा है, और ना ही PSL में उस तरह से मैचेस में शामिल किया गया उनको। मैचेस में शामिल ना करने की वजह उनकी इंजरी थी। इंजरी की वजह से वो बाहर बैठे थे, और फिर जब फिट हुए तो वो वापस आए और खेल रहे हैं वो, लेकिन नो डाउट कि वैसी उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जब इंजरी की वजह से आप बाहर होते हैं फिर कमबैक आप करते तो इतना ईजी नहीं होता। आते के साथ ही दोबारा मोमेंटम टूट चुका होता है। जैसे हमने साइम अयूब के साथ देखा कि कितना अच्छा पहले वो खेल रहे थे, इंजर्ड हुए तो उसके बाद यहाँ PSL ने पहले मैच में 50 की, फिर बड़ा लंबा स्ट्रगल किया। कल अगर उनके शुरू में कैच नहीं छूटता तो शायद कल भी वो जल्दी आउट हो जाते। तो सलमान भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं। मैंने देखा है शादाब खान जिस तरह से खेलते हैं उसी तरह ये भी जान लड़ाते हैं, और यंग प्लेयर है, फ्यूचर है पाकिस्तान का। PCB भी इनको बहुत पसंद करता है, तो होपफुली आगे भी कैप्टनसी यही करते नजर आए। तो अभी सिर्फ PSL में कुछ मैचेस की बुनियाद पर हमें जज नहीं करना चाहिए। एक मैच में गालिबन उन्होंने कैप्टनसी की है फुल, एक में हाफ मैच में उनको आना पड़ता जब शादाब नहीं आ सके थे। तो नो डाउट इस्लामाबाद को भी अब आइडिया हो रहा होगा अपनी गलतियों का, और आगे के मैच में फिर बेहतर खेलेंगे। और जो दिमाग पे उन्होंने सवार कर लिया था कि भाई हमसे अच्छा कोई नहीं है, वो उनको अच्छा सबक मिल चुका है। ये क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा यूसुफ, जैसे कि अभी फिटनेस की बात हो रही थी कि क्योंकि सलमान भी इंजर्ड हो गए, उसके बाद शायद परफॉर्मेंस की में थोड़ा सा फ़र्क आया। साइम अयूब की भी अगर हम बात की जाए, अगर हम बाकी इंटरनेशनली अगर इस चीज़ को देखा जाए तो जो प्लेयर अनफिट होके वापस आते हैं वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमने न्यूजीलैंड में कई ऐसी टीम्स जो हैं, न्यूजीलैंड की टीम में कई ऐसे प्लेयर्स की ऐसी मिसालें देखी हैं। लेकिन जब बात हमारे प्लेयर्स की आती है तो जो भी फिटनेस के बाद मसाइल के बाद वापस आता है, अगर आप शाहीन की मिसाल ले लें, आप साइम अयूब को देख लें, तो क्या हम अपना जो रिहैब का टाइम है वो मुकम्मल नहीं करते हैं? क्या मसाइल ऐसे होते हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स वापस उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो वो फिटनेस मसाइल से पहले करते थे? देखें हिफ्ज़ा, फिटनेस के हवाले से अगर बात की जाए तो सबसे जो कम मेयार की फिटनेस है वो हमारे खिलाड़ियों की है। होता यह है कि खिलाड़ी जब डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं वो दोबारा पाकिस्तान की टीम के लिए जगह बनाते हैं, उसके बाद उस तवज्जो से जो उनको चाहिए होती है फिटनेस को बेहतर बनाने पे, उस पर वो ध्यान नहीं देते। और जो कैंप में अगर उनको फिटनेस ड्रिल्स करवाई जाती है उसमें वो मुकम्मल तौर पर वो यकसोई नहीं दिखा पाते जो उसका तकाजा है। खिलाड़ी का सिर्फ टीम तक आना ही का ख्वाब नहीं होता, बल्कि उसको अपनी जगह बरकरार रखने के लिए पहले से ज़्यादा अपना फ़िटनेस के मेयार को बेहतर बनाना पड़ता है। हम हमेशा हमसाया मुल्क के क्रिकेटर्स की बात करते हैं, उनकी जो फिटनेस का मेयार है वो सबके लिए मिसाली होता है। हमारे खिलाड़ी यकीनी तौर पर वैसे तो कहते हैं कि मेरा वो फेवरेट है, लेकिन उस तरह की जिस तरह की फिटनेस उनको अपनी मेनटेन खिलाड़ियों की तरह, फेवरेट खिलाड़ियों की तरह रखनी चाहिए, वो बिल्कुल उस जानब ध्यान नहीं दे पाते। अब इसकी मिसाल ले लें, शादाब खान का भी थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ। शादाब खान की आप पूरा हिस्ट्री उठा के देख लें कि हर जब भी PSL का सीज़न आता है ड्यूरिंग वो PSL वो हमेशा इंजर्ड हुए हैं। अभी वो ग्रोन इंजरी का शिकार है, और एक मैच में जो लास्ट खेला गया उसमें हिस्सा भी नहीं ले पाए, और अगला जो मैच होगा उसमें भी इम्कानात यही है कि वो शायद ना खेल पाएँ। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि शादाब खान हमारी यकीनी तौर पर एक प्रीमियर बॉलर हैं, कौमी टीम का हिस्सा भी रहे हैं और कप्तानी भी कर चुके हैं। तो उनकी जो फिटनेस का म्यार है, गो कि वो स्पिनर है, और फास्ट बॉलर को तो ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत होती है। T20 नाम है सिंगल और डबल का। ठीक है आपने छक्के चौके भी लगाने, लेकिन जो स्ट्राइक को रोटेट करता है बैटर वही कामयाब रहता है, उसी का नाम बनता है। छक्के चौके भी आप लगाएं, साथ साथ अपनी स्ट्राइक को भी रोटेट करें, तो उसके लिए आपको जितनी अच्छी आपकी फ़िटनेस होगी उतना ही आप यकसुई के साथ वहाँ पर अपनी बैटिंग पर भी तवज्जो दे सकेंगे और फील्डिंग पर भी। सबसे पुअर फील्डर हमारे फील्डिंग जो हमारे खिलाड़ियों की सबसे इसकी मेन वजह यह है कि हमारी जो फिटनेस का म्यार वो बिल्कुल पस्त है। इस जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माजी में कुछ इक़दाम किए थे जिनकी वजह से फ़िटनेस का लेवल कुछ बढ़ा था। ये जो टेस्ट भी वगैरह भी करवाए गए, दूसरी उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी लिए थे, लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जानब थोड़ा तवज्जो कम कर दी है। अब चूँकि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है तो इसमें तो बिल्कुल इस बात का ध्यान ही नहीं रखा जाता। चंद दिन पहले फिटनेस कैंप लगाए जाते हैं मजमूई तौर पर, और इसमें जो खिलाड़ी आते हैं उनकी यकीनी तौर पर कोई भी उनको नहीं कहता कि आप मुकम्मल अपनी जान लड़ाएं। जान नहीं उड़ाई जाती, सिर्फ पैसे के लिए खेला जाता है कि रन करेंगे, आएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जबकि हमारे यंगस्टर के लिए मौका होता है कि वो ख़ुद को परफॉर्म करें और लोगों की नज़रों में आए, सेलेक्टर के वो देखें कि उनकी जो मेयार है फील्डिंग का, फिटनेस का और बैटिंग का, परफॉर्मेंस का, बॉलिंग का,
वो इस काबिल है कि क्या वो टीम में आगे जा सकते हैं। अब यही होगा कि इसमें 3-4 खिलाड़ी जो नज़र आए वो कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे और उसके बाद फिर ये होगा कि पाकिस्तान में तो ठीक वो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो फिर वही हमारा पुराना जो इशू है कि बाहर जाकर हमारे जितने यंगस्टर हैं ये नाकाम हो जाते हैं। तो जब तक फिटनेस पर तवज्जो नहीं दी जाएगी उस वक्त तक हमारी जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल सतह पर भी वो भी अच्छी नहीं हो पाएगी। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जैसा कि अब यूसुफ कह रहे हैं कि जो भी यंग टैलेंट या ऐसे प्लेयर्स सामने आते हैं अगर इस लीग में, तो उसके बाद उन्हें कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाना, आपको लगता है कि ये जो एक पूरा प्रोसेस है ये ठीक है? हम इस PSL की लीग से नया टैलेंट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट एक नेशनल टीम के अंदर शामिल करना, ये प्रोसेस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखें, PSL एक लीग है और जिस तरह की क्रिकेट आप हो रही है इसमें आप देख भी रही हैं कि फील्डिंग वगैरह के स्टैंडर्ड किस तरह का है। नो डाउट कुछ लड़के ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो अच्छे हैं, लेकिन होता यही है क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो सारा साल परफॉर्म करते हैं लड़के, उनके हम लोगों को नाम भी नहीं पता होते क्योंकि वो मैच टेलीविजन पे आते नहीं है, और टेलीविजन पे अगर आ भी जाएं कोई देखता नहीं है, ना ही कोई स्टेडियम जाके ज़ाहिर देखेगा, तो हमें पता नहीं होता। PSL में ये है कि PSL के मैचेस टेलीविजन पे आ रहे होते हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं, हम लोग स्टेडियम में भी जाके देखते हैं, तो जो कोई बंदा थोड़ा सा भी परफॉर्म करता है हम कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छा है, बस इसको खिला लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, टैलेंट को मौका पूरा देना चाहिए। अभी आम का सीजन आने वाला है ना, हम लोग सब शौक से आम खाते हैं, लेकिन अभी दरख्त पे कैरियां लगी होती हैं, अगर हम वो सारी तोड़ के रख लेंगे तो आम तो हमको मिलेंगे ही नहीं। हम उनको पूरा मौका देते हैं पकने का, तो इसी तरह ये टैलेंट है, इसको पूरा मौका देना चाहिए तैयार होने का। ये लड़के जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें एक आध सीजन PSL के बाद, वहां भी परफॉर्म करें, कुछ जूनियर टीमों के साथ टूर करें, उसके बाद इनको जरूर बिल्कुल मौका दें, आप आगे लेकर आए नेशनल टीम में। अभी इसे लेकर आना फिर वही है कि बेचारे फ्लॉप हो गए, फिर आप बाहर कर देंगे। ये होता था पहले कि जो हमारी एक NCA जिसको हम अकेडमी अपनी कहते हैं, उसमें डायरेक्टर हाई जो अकेडमीज़ अब आकर जो भी वहाँ पर आ गए हैं, तो पहले वहाँ पर कोर्सेज होते थे, कोचिंग कैंप लगते, लेकिन अब वो काफ़ी अरसे से वो बिल्कुल बंद पड़ी है, बिल्कुल एक डाकखाने के तौर पर काम कर रही है। लोग वहाँ पर आते हैं और होटल की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो उसका जो जिस मकसद के लिए उसको बनाया गया था वह पूरा दिखाई नहीं दे रहा। तो ज़रूरत इस बात की है कि PSL में जो आपको टैलेंट नज़र आया उसको लिए आप कोचिंग जो कोर्सेज वहाँ पे प्लान करें, कोचिंग कैंप्स लगाएं, स्पिनर्स का वहाँ पे लगाएं, फास्ट बॉलर्स का लगाएं, पावर हिटर्स का लगाएं, ओपनर्स का लगाएं। तो कम एक माह का कैंप वहाँ पर होना चाहिए, जिसके बाद ये जो वहाँ पर कोचेस साथ होंगे उनकी राय के तौर पर उनको A टीमों के साथ भेजा जाए कि ये लड़का इस काबिल अब हो गया कि इंटरनेशनल सतह पर जाकर मार खा सकता है और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल सकता है। माजी में कुछ अर्सा ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसके बाद ये जो सिलसिला था ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे जा रही है। बिल्कुल, टीम परफॉर्मेंस के साथ जो फैसले लिए जाते हैं उनमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हालात हैं वो हमारे सामने है। बहरहाल, आपने कोचिंग कैंप खत्म होने का जिक्र किया, तो इसके साथ साथ बताते चले कि नेशनल टीम में कोच के लिए जो एक वैकेंसी थी उसके लिए भी डेडलाइन खत्म हो गई है और अब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नामों को। कौन कौन से नाम मजबूत उम्मीदवार हैं, कौन कौन से नाम सामने आए हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिक्र किया कि अब जो हमारी नेशनल टीम है उसके कोच के लिए जो एक वैकेंसी थी उसकी डेडलाइन ख़त्म हो गई है दरख्वास्त जमा कराने की। आपको क्या लगता है कौन सा कैंडिडेट बहुत ज़्यादा मजबूत है? देखिए, इस वक्त जो माइक हेसन है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मुंसलिक है, उनका नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है और पहले भी शायद एक दफ़ा उनके साथ बातचीत हुई थी, उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन फिर PCB ने अप्रोच किया, शायद उन्होंने अप्लाई भी किया है। गोके अभी पिक्चर क्लियर तो नहीं है, लेकिन वाज़े तौर पर वो एक कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अजहर महमूद जो असिस्टेंट ही रहते हैं ज़्यादातर, उनको भी अब शौक हुआ है कि जब बाकी आकिब जावेद और दूसरे सब बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बनूं, तो वो भी अब शायद हेड कोच के लिए उन्होंने भी अप्लाई किया है। लेकिन PCB के जो ज़राए हैं वो ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि कोई फॉरेन कोच रखना चाहते हैं वो, क्योंकि मुल्की कोच का तजुर्बा नाकाम रहा। अभी आकिब जावेद को देखा क्या टीम का उन्होंने नशर किया। लेकिन सलीम साहब, गैर मुल्की जो कोच है हमने उनका भी जो नतीजा है वो देखा ही है। मैं वही कह रहा था कि फॉरेन कोचेस का हम लोगों ने असर किया।
हम लोग लेकर आए गैरी कर्स्टन को, जेसन गिलिस्पी को, और दोनों ने काम शुरू किया था और लग रहा था कुछ महीनों में शायद टीम अच्छी बन जाए, लेकिन हमारे अपने ही लोगों ने उनको साजिश करके हटाया और खुद पोजीशन पे आए और टीम का हशर कर दिया। शायद अगर वो रहते तो फिर टीम अब तक सेट हो चुकी होती, लेकिन अब अगर आप फिर फॉरेन कोचेस को लेकर आ रहे हैं तो उन्होंने क्या ऐसा गलत किया था, जहन में ये सवाल आता है। और अगर मुल्की कोचेस को लेकर आ रहे हैं तो जो नाम आ रहे हैं सामने वो वही लोग हैं जो मुख्तलिफ हैसियतों से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहे हैं, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर। अब मसला ये है कि चाहे वो वहाब रियाज हो, चाहे आकिब जावेद हो, उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं रही। एक वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी में एक ने वर्ल्ड कप में टीम का बुरा हाल कर दिया, लेकिन होना यह चाहिए था कि उसके बाद उनको एक दिखाते दुनिया को कि यार हमने इनको बाहर किया, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन वहाब रियाज उसके बावजूद किसी न किसी पोजीशन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक है। आकिब जावेद, आपने चले कोचिंग से उनको हटाया, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, अपने ऊपर टैग रखा है उबूरी के तौर पर, पता नहीं कितनी सीरीज और इवेंट निकाल गया वो। आप उनको हटा भी देंगे तो ये नहीं आएगा कि जी उनको निकाला गया, होगा मैं तो उबूरी था, हट गया, आपको ये आएगा। लेकिन अब इतनी खराब उनकी परफॉर्मेंस थी, होना ये चाहिए कि उनको भी बोले घर जाओ, लेकिन उनको भी सुना है वो जो हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर वगैरह है वहां पर उनको भेज देंगे, तो ये चीज गलत है। बोल्ड स्टेप लेगा कौन इस तरह से जो जिम्मेदार हैं या जिनको जिम्मेदार समझा जाता है? बिल्कुल, पीसीबी को बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे ना। देखें, जब तक किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक ये नहीं होगा कि यार इसने गलत किया हमने इसको हटा दिया, तब तक फिर दूसरे लोग सबक नहीं सीखेंगे। आप अगर वो जो खराब कर रहे हैं उसको फिर कोई ना कोई पोस्ट देते रहेंगे तो फिर इसी तरह चलता रहेगा, क्रिकेट हमारी ठीक नहीं हो पाएगी बदकिस्मती से। यूसुफ, इस वक्त जो टीम का हाल है और फिर जिस तरह से सलीम साहब कह रहे थे कि ये बोल्ड स्टेप इस वक्त जो है ये सूरत हाल डिमांड करती है कि इस तरह से जो स्टेप्स हैं वो लिए जाएं, इस तरह के इक़दाम उठाए जाएं, फिर इस तरह से कहा जाना कि हम फॉरेन जो कोचेस हैं हम उनको लाना चाहते हैं, तो जो पहले वाले आए, क्या लगता है कि अब जो नए भी लाएंगे उनको आप इस तरह का माहौल दे सकते हैं कि वो यहाँ पर रहकर और इस वक्त जिस जगह पर इस वक्त पाकिस्तानी टीम का जो हाल है उसे वहाँ से आगे लेकर आ सकेंगे वो? देखें इब्जा, एक तब्दीली थोड़ी सी नज़र आई है। माजी में होता ये रहा है कि अक्सर पहले कोच रख लिया जाता है, बाद में उसके मेयार के मुताबिक अप्लीकेशनें मांगी जाती हैं कि ये डिमांड है हमारी, इसके मुताबिक अपने जो अप्लाई कर सकते हैं वो करें। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार पहले शराइत रखी गई हैं कि ये उसका मेयार होगा और उसके बाद वो अप्लाई करेंगे, तो ऐसा पीसीबी में पहली बार दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो 4 मई जो उसकी क्या कहा है सलीम साहब आपने? मैं कह रहा था माइक हिसन की तस्वीर रख के ऐड नहीं बनाया इस बार का यूसुफ साहब। 4 मई इसकी डेडलाइन थी, जिसके लिए पहले बहुत ज़्यादा लोग आते थे, अप्लाई करते थे, गैर मुल्की ख़ास तौर पर उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस बार महदूद तादाद में लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें सलीम साहब ने भी जिक्र किया कि माही हसन ने भी उसमें इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन इशू ये है कि माही हसन बहुत अच्छे कोच हैं, उन्होंने टीम को बड़ा अच्छा संभाला है, इस्लामाबाद की टीम को। लेकिन उनकी डिमांड ये है कि मेरे साथ वही लोग आएंगे जो इस वक्त इस्लामाबाद टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है, और ये शराइत जो है ये पीसीबी को कबूल नहीं है। इस पर मज़ीद मुज़ाकरात होंगे, हो सकता है कि कुछ बात बन जाए, कुछ गिव एंड टेक बुनियाद पर। तो ये चीज़ें चल रही हैं, और साथ साथ कुछ नया मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो इंटरेस्ट शो करते हैं, जिसमें मेंटोर्स ख़ास तौर पर स्क्रैन मुश्ताक का नाम उसमें आ रहा है, और मिसबा उल हक भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से उनको दोबारा ये कोचिंग की जिम्मेदारियाँ संभाली जाए। मिसबा को तो नहीं लाएगा। कुछ चल के ये कह रहे हैं कि मिसबा उल हक ने बहुत कुछ सीख लिया, जब उनको हटाया गया तो उस वक्त हटाना नहीं चाहिए था। पहले जब उनको मौका दिया गया तो उनको कुछ पता नहीं था, आपको सीख गए। तो ये सारी चीज़ें पीसीबी के राहदारियों में चलती रहती हैं कि हर बंदा ट्राई करता है कि इस सोने की कान पे आके कब्जा कर ले। थी ना वो, अब मिसबा उल हक भी सीख रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने सीख लिया है। तो क्योंकि पीसीबी में क्या सीखेंगे, अब तो सिखाने की उम्र है। पीसीबी में यकीन तौर पर मुल्की भी आना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में जिस तरह सलीम साहब ने पहले भी बात की कि फ़ॉरेन कोचेस के साथ जाना चाहिए। थोड़ा सा ये क्योंकि हम सीधे साथ पर आ गई है, तो इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे स्टेप लिए जाएँ कि कुछ फ़ॉरेन कोचेस को ले लिया जाए, कुछ के साथ कमिटमेंट कर ली जाए कि आइंदा जो सीरीज़ होंगी उस वक्त तक हम आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। रही बात, हमने पहले भी जिक्र किया कि टेस्ट, वनडे और T20 की अलग अलग टीमें बनाना होंगी, और इनके लिए अलग अलग कोचेज़ अगर रख लिए जाएँ तो ज़्यादा उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और उनके साथ अज़हर महमूद को हमने अप्लाई किया, बहुत से अरसे से वो टीम का हिस्सा हैं। अब वो कारगर साबित नहीं हुआ तो अब मेरे ख्याल में अब्दुल रज़ाक के साथ जाने में कोई मुज़ायका नहीं है,
वो खासा इसे अपने ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने नाम भी कमाया, उनको अब तजर्बा भी हो चुका है, पीसीबी के साथ भी अटैच है, उन्होंने एक स्ट्राइक फोर्स का कैंप भी लगा रखा है। तो उन्होंने भी दिलचस्पी ज़ाहिर की है कि जब सारी दुनिया कोचिंग की तरफ आ रही है तो मैं पाकिस्तानी टीम का कोच क्यों नहीं बन सकता। तो यकीनी तौर पर वो भी अपनी कोशिशें कर रहे होंगे और आराम करेंगे आपके बाकी जो पीसीबी के हुकाम है उनको, और हो सकता है कि शायद मुल्की कोच के नाम ही पूरा यूसुफ तो ऐसे कह रहे हैं बहुत सारे, जहाँ पर इतने लोग आए हैं, नहीं चले कोई बात नहीं मैं भी अप्लाई करता हूँ। लाइक यूसुफ, मतलब लोग क्या सोच के कोचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि ठीक है, हमारे अगर असिस्टेंट कोच नहीं चले तो चले मैं हेड कोच के तौर पर सामने आता हूँ। सिस्टम ऐसे ही चल रहा है और इसमें लेवल 1 कर देना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही कर देना चाहिए। और कुछ लोग तो शायद उस तरफ इंजमामुल हक को भी लाने का सोच रहे हैं कि वो भी कोई अच्छी चॉइस हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है, हाँ, क्राइटेरिया कोई नहीं है, जिसकी बस लॉबी अच्छी होगी वो यकीनी तौर पर सामने आ जाएगा। लेकिन सलीम साहब की तरह के फॉरेन कोचेज के साथ हमें यकीनी तौर पर प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान टीम का हाल फॉरेन कोचेज ही है। और अब एक थोड़ा इशू और भी इसमें नज़र आ रहा है कि जिस तरह आकिब जावेद साहब ने एक रवायत सेट की थी कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें कप्तान और जो हेड कोच की राय को ज़्यादा वो अहमियत नहीं देगी, और इसी वजह से हमारा जो बेड़ा गर्क भी टीम का हुआ कि जो फॉरेन कोचेस हमारे साथ थे वो इसी चीज़ को बुनियाद उन्होंने बनाई कि ये तो हमारे मामलात में यूसुफ इस तरह का माहौल भी देना है, फिर आपको डिसीजन लेने के लिए जो है प्रॉपर उनको जिम्मेदारी भी देनी चाहिए और उनको भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। बहरहाल इसके साथ साथ हम क्योंकि प्रोग्राम अब एंड की जानिब जा रहा है, कल मैच होगा इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा का, रावलपिंडी में एक बार फिर से मैचेस जो हैं वो PSL 10 के होने जा रहे हैं। जुल्फिकार बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार, बताइएगा, आप दोबारा से मैचेस आए हैं पिंडी में, क्या जोशो खरोश देख रहे हैं वहाँ पर और मौसम कैसा है वहाँ पे? ये डेफिनेटली हमेशा की तरह पिंडी के जो लोग हैं शौकीन क्रिकेट हैं बड़े एक्साइटेड हैं। प्रोग्राम में कोचेस का जिक्र हो रहा था, हमारे पुराने वजीर दाखिला थे, वो आपको सियासत में नहीं है, तो वो अक्सर कहा करते थे कि मुझे इस बारे में पता है लेकिन मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं। तो यही हाल हमारे कोचेस का भी है, उनका पता बहुत कुछ होता है चीज़ों का, लेकिन वो अपने हमारे खिलाड़ियों को बता नहीं सकते। तो पाकिस्तान का जो अभी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो भी अभी कोई खास नज़र नहीं आ रही किसी एक्टिविटी के अंदर। जुल्फिकार बेग, इस वक्त पिंडी का मौसम कैसा है, क्योंकि टीम्स के लिए जीतना बहुत जरूरी है, ना कि बारिश की वजह से एक एक पॉइंट्स लेना? डेफिनेटली वेदर एक एलिमेंट है क्रिकेट के अंदर। तो 3-4 दिन पहले भी बड़ी मूसलाधार बारिश हुई थी और अभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बारिश के इम्कानात हैं, लेकिन कल के मैच के जो इंतजाम के हवाले से आपने जिक्र किया तो अभी तक फ्रूटफुल इंतजाम इनमें किए हुए हैं और काफ़ी लोग इस मैच को देखने के लिए आएंगे। और जो क्रिकेट की जो तैयारी है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भरपूर है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस मैच को देखने के लिए आएंगे। जी जुल्फिकार, होम ग्राउंड से जाने के बाद इस्लामाबाद ने मुसलसल उसको 3 तो शिकस्तें हमने देखी कि इस्लामाबाद को मुसलसल वो हार रही थी, तो पिंडी से जाना जो है वो उनको कहीं अच्छा सूट नहीं किया। अब दोबारा से इन शिकस्तों के बाद पिंडी के जो लोग हैं वो टीम को लेके क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डेफिनेटली हमारा ये होम टाउन है और डेफिनेटली पिंडी इस्लामाबाद की शौकीन है, वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और डेफिनेटली उनकी भी ये ख्वाहिश है कि ये टीम जीते इस्लामाबाद यूनाइटेड और ट्रॉफी भी अपने शहर के नाम करें। तो ये एक क्रिकेट है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो हमारी पूरी तौक़्क़ात ये है कि ये टीम जीतेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार बेग हमारे साथ पिंडी से मौजूद थे। यूसुफ, जाते जाते बताइएगा कल के मैच के हवाले से इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर। मैं कोयटा के साथ जाऊँगा। सलीम साहब, आप इस्लामाबाद के साथ जाएंगे? मुझे लग रहा है इस्लामाबाद की टीम अब जा रही है अपने होम ग्राउंड पर पिंडी में, शायद दोबारा जीत जाए। देखते हैं हेयर ड्रायर कौन जीतता है, यूसुफ साहब या मैं। बस मुझे एक चीज़ पता है कि या इस्लामाबाद के साथ जाएंगे या कोयटा के साथ जाएंगे, पर यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट एक साथ नहीं जाएंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे। बहरहाल प्रोग्राम का आज वक्त ख़त्म हुआ जाता है। दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।